ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें बेटा, लास्ट से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। A particle P moves in a straight line. The velocity v meter per second at time t second is given by, ये velocity का एक्सप्रेशन गिवन है, टाइम इंटरवल गिवन है, तो आपने वो चीज़ याद रखनी है डी वी ए। डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, डिफ्रेंशिएशन होती है और वापस आओगे तो इंटीग्रेशन होएगी। Show that there is an instantaneous change in acceleration of the particle at time t0। तो सबसे पहले वेलोसिटी है, वेलोसिटी से हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी वेलोसिटी की। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, 0.5 t है, तो इसकी हमने डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसकी पावर 1 है, तो पावर जो है ना बेटा जी नीचे आएगी, तो 0.5 और t पावर 1 माइनस 1, 0 t की पावर 0 इज़ 1, सो दैट्स 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन इसका निकाल दिया। और जो 10 से लेकर आगे है हमारे पास, ये देखें, अब हमने पहले एक्सेलरेशन, पहली इक्वेशन का हमने निकाल लिया, दूसरी 10 to 20 इंटरवल है, तो दूसरी जो वेलोसिटी की इक्वेशन है उससे अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो उसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आप लिख भी सकते हो कि डी वी ओवर डी टी, वेलोसिटी का जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.25 टी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा जस्ट 0.5 t. 0.5 t, yes, this would be like 0.5 t and minus 8 and 60 आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास इस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होएगा 0.5 t माइनस 8। तो दूसरी इक्वेशन का भी हमने एक्स डेरिवेटिव निकाला, वो भी एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बन गया। अब इसके अंदर अगर आपने फॉर टाइम 10, अगर हम इसमें टी की जगह पे 10 पुट करें और एक्सेलरेशन का आंसर अगर नेगेटिव में आ गया तो चेंज इन साइन ये इंडिकेट करेगा कि इंस्टेंटेनियस चेंज है। अब लुक 0.5, -3 आ रहा है। इसमें अगर आप 10 पुट करें और माइनस जो है ना ये 8, तो आपके पास आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पर आप लिखोगे सिंस देयर इज़ अ चेंज इन साइन, क्योंकि यहाँ पर आपको ये शो करना था कि देयर इज़ एन इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस चेंज का एग्जामिनर को आपने कन्विंस करना है कि क्योंकि इसके अंदर जो है ना चेंज है साइन में, सिंस देयर इज़ अ चेंज, जैसे इटरेशन के अंदर आप बताते होते थे कि उसमें चेंज है तो ये रूट्स जो है ना इसमें लाइज करेंगी, अगर साइन चेंज नहीं होता था तो हम कहते थे रूट्स चेंज नहीं लाई करती। सो जब आपने जब एग्जामिनर आपको ये बोले कि आपने ये प्रूव करना है कि ये इंस्टेंटेनियस चेंज है, तो एज देयर इज अ चेंज इन साइन, देखो इसमें साइन में चेंज है, तो फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अंदर इंस्टेंटेनियस आपके पास जो है ना चेंज आ गया साइन में, व्हेन टाइम इज 10, देयर इज देयर फोर, ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, देयर इज देयर फोर एन इंस्टेंटेनियस चेंज, एक इंस्टेंटेनियस चेंज इसके अंदर ऑब्जर्व होगा। बस आपने वही कुछ भी नया नहीं किया, डी वी ए डिस्प्लेसमेंट को आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है फॉर वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है। उसने कहा आपने ये शो करना है कि जब टाइम टी की वैल्यू 10 हो तो इंस्टेंटेनियस चेंज है एक्सेलरेशन के अंदर, तो आपने एक्सेलरेशन निकाला 10 पे,
तो उसमें नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट लिखनी थी, सिंस देयर इज़ अ चेंज इन साइन फॉर एक्सेलरेशन व्हेन t इज़ 10, सो देयर इज़ देयर फॉर एन इंस्टेंटेनियस चेंज। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो है ना चेंज होगा हमारे पास। अगले पार्ट में चलते हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन है आगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, टोटल डिस्टेंस कवर करना है। जब टोटल डिस्टेंस उसने हमें कहना है कवर करो, अब टोटल डिस्टेंस हमारे लिए जो है ना डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने सिर्फ ये बताना है कि भाई जब वेलोसिटी ज़ीरो हो, क्योंकि इंटरवल ज़ीरो है, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है, जब टाइम ज़ीरो होता है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी बिफोर वी कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस। अब आप लिख दो कि जब वेलोसिटी ज़ीरो हो तो टाइम कितना होगा। अब हमारे पास पीछे हमने एक एक्सप्रेशन बनाया है वेलोसिटी का, जो कि मौजूद है पीछे, 0.5t² उन्होंने दिया हुआ है, -8t + 60। अब जब टाइम ज़ीरो है, देखो 0 से 20 का इंटरवल है, जब टाइम ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी भी बेटा जी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। जब टाइम ज़ीरो तो वेलोसिटी भी ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। हमारे पास ये 0.25 है, इसके ऊपर अलीना आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, हमें वो दो एक्स एक्सिस की टाइम मिल जाएंगे जिसके ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जल्दी से, क्योंकि ये डेसिमल है तो इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। क्योंकि यहाँ पर हमने पहले, क्योंकि आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच नहीं करोगे। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा तो उसमें हमें लिमिट्स का पता चलेगा, और फिर हम लिमिट्स की मदद से टोटल एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे, 6 नंबर हमें मिल जाएंगे। ये वाला आंसर बताओ जिसके पास कैलकुलेटर है, अलीना, खिजर। 20 और 12। ओके, तो दो टाइम आ गए हमारे पास। एक टाइम आपके पास आ गया जी 12, और दूसरा टाइम यार में आपने जो, 60 लिखा हुआ है। जी यार में 60 लिखा हुआ है इन पे। जी जी 60 है। बस ठीक है। हाँ यही तो है। टाइम के दो आंसर हैं, याद रखो। जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी लिखोगे, उसका यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर बेटा जी आप लिखोगे टाइम, और टाइम सेकेंड में मेजर होता है। तो अब हमारे पास दो टाइम ऐसे आ चुके हैं, एक है 10 सेकेंड और एक है आपके पास 20 सेकेंड, जिसके ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो है। तो जिन टाइम्स के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो होती है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके एग्जिस्ट करेंगे, याद रखें। दो टाइम तो हमने निकाल दी है। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी, ये तो हमने दूसरी निकाली, जो पहली इक्वेशन थी वो 0.5t थी, वो स्ट्रेट लाइन थी। अब अगर उस पर टाइम 10 अगर हम पुट करें तो वेलोसिटी कितनी होगी। अगर टाइम यहाँ पर हमारे पास देखो 10 सेकेंड और 20 सेकेंड है, अगर पहली इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन में अगर हम t की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ीरो है, जब टाइम 10 होगा यहाँ पर एक 5 वेलोसिटी होगी। 5 और 10 का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे बना लो। ये मेरा ग्राफ की ओरिजिन होती जा रही है। अब पहला मेरा ग्राफ क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसलिए जो है ना हमारे पास ये हैप्पी फेस आपका बनेगा। मतलब आप यहाँ से ग्राफ ऐसे लेकर जाओ यहाँ पर, और फिर हमारे पास T12 है, एक 12 भी है। टाइम जब 10, हमारा खिजर ने आपको दो टाइम बताए हैं, ये टाइम 12 सेकेंड और T20 सेकेंड। तो 10 सेकेंड्स तो हमने वैसे पहले निकाला हुआ था, तो यहाँ पर आपको 12 भी लिखना पड़ेगा। ये वाले जो दो टाइम आए थे, सॉरी मैंने 12 को इधर 10 समझ लिया था, ये 10 वैसे ही टाइम 10 हमारे पास जो है ना मौजूद है, 0, 10, 20, और पीछे भी यहाँ पर आप देखो जब टाइम 10 था तो उसके अंदर जो है ना वो चेंज था, इंस्टेंटेनियस चेंज था। यहाँ से भी प्रूफ हो गया 10 के बाद चेंज आ रहा है, तो 10 पे मैक्सिमम, और उसके बाद जो है ना ये 12 पे ग्राफ आएगा, और 12 का ग्राफ जो है ना ये नीचे होता हुआ
क्वाड्रेटिक ग्राफ है तो फिर जो है ना ये आपका ग्राफ बेटा जी 20 पे जाके रुक जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 0 से लेकर 10 फिर 12 और 20, अब मुझे 6 नंबर की इंटीग्रेशन करनी है। टोटल डिस्टेंस जो होता है, देखो ये काइनेमेटिक्स का इंटरवल वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है आखिर में, तो कभी मोमेंटम का वो क्वेश्चन मुश्किल वाला सेट करता है, इट्स अप टू द एग्जामिनर। कभी वो किसी पेपर के एंड में मोमेंटम का क्वेश्चन देगा, कभी वो वर्क एनर्जी से बनाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन वो बहुत ही मुश्किल बनाएगा ताकि आप लोगों को टफ टाइम दे और 40 से नीचे गिरा दे। एग्जामिनर का टारगेट है कि बच्चे को 40 से नीचे गिराया जाए और वो आखिरी क्वेश्चन बहुत टफ बनाता है, तो आपने उसका ये वाला जो है ना ख़त्म करना है। अब देखो हमारे पास 10 है, तो 10 पे जो है ना यहाँ पर एक शेप को डिवाइड कर दो, ये ट्राइंगल बन जाएगी नंबर 1। तो जब कोई शेप बने तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हमने कैसे निकालना है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पर खुली सुकून से यहाँ पर जो है ना ये लिखते हैं, तो आपने लिखना है एग्जामिनर के लिए कि मुझे अगर टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट माय टोटल डिस्टेंस, तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ लिख देना है आपने। ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आएगा वो सारे का सारा टोटल डिस्टेंस बताएगा। तो पहली तो हमारे पास ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का फार्मूला जो कि डिफाइन शेप आपको मिल जाए, वो रेक्टेंगल हो वो ट्राइंगल हो, आपने लिख देना है। तो पहली जो है ना बेटा जी 0 से लेकर 10 तक जो है ना हमारे पास ये वाली जो बेटा जी हो गई ट्राइंगल, इसका मसला हल हो गया। अगली जो शेप है वो आपने कर्व नहीं बनाया था? कौन से वाला? ये ये 0 से 10 कांस्टेंट है, तक। ये कांस्टेंट है आपके पास स्ट्रेट जो है ना ओरिजिन से, बल्कि ये वाली लाइन जो है ना आपके पास 10 पे 5 है, पीछे वाली वैल्यू नहीं है, तो आप इसको जो है ना ये वाली कांस्टेंट लाइन दिखा सकते हो। ये हैप्पी फेस है तो ये कर्व ही होगा, आप इसको सीधा क्यों कर रहे हैं? तो इसको आप शेप भी, शेप हम यहाँ पर डिवाइड करें तो वो हैप्पी फेस का ट्राइंगल की शेप बन सकती है। ये देखो ना, इधर से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है, तो उधर से अगर आप अगर यहाँ थोड़ा सा कर्व हो भी सही तो ये पहली शेप हम इसको ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं। बेशक ट्राई ये है ऐसे जा रहा है, लेट्स सी ये वाला मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ ना, तो ये किसी सेंस में ट्राइंगल कंसीडर हो जाते हैं, क्योंकि ये हाइट तकरीबन सेम होती है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो आप इसको ट्राइंगल लो। आगे अब लिमिट्स उठा लेते हैं 10 से लेकर 12 तक और फिर 12 से लेकर 20 तक। सर जब ग्राफ सीधा वाला कब बनता है और कर्व वाला कब बनता है? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये 0.25t², जब आपको यहाँ पे नज़र आएगा तो आपने उसको यू शेप्ड ग्राफ के अंदर जो है ना कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि आपके पास जो है ना ये 0.5t² है तो ये क्वाड्रेटिक है, तो अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको जो है ना ऐसे स्मूथ कर्व बता के ये नीचे ऐसे, और ये सारे का सारा कर्व की शेप के अंदर आया है कि ये वाला। अब यहाँ पर आपका मतलब है कि मैं कर्व्स को ट्रायंगल बना सकती हूँ? अगर आप शेप को यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिवाइड करो तो जो स्टार्ट वाली जो शेप होगी वो आपकी ट्राइंगल बन सकती है। कहने का मकसद ये है, नहीं तो आपके पास हमें इंटीग्रेशन तो है ही है, तो इसका कोई बच्चा वो भी निकाल के इसकी साइड पे रख दे, मार्क्स स्कीम भी कोई डाउनलोड कर ले 42 की। तो आप इंटीग्रेशन वाला तरीका क्यों नहीं कर रहे? इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, मैं आपको शेप वाला भी बता सकता हूँ। अगर आपके पास कोई शेप बन जाए, लेट्स सी हमारे पास स्टार्ट वाली शेप है, तो आप स्टार्ट वाली शेप मेरी ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अंदर देखो, ट्राइंगल के अंदर ये बेस 10 है। अगर ये मेरे पास मैं इसको बेस 10 ले लूँ तो हाइट 5 है, तो 1/2 इंटू 10, और इसकी जो 5 है इसकी हाइट बन जाएगी, क्योंकि जब टाइम 10 था, ये देखो ये लीनियर है, सॉरी ये कर्व ही नहीं है, मैं उसको ज़बरदस्ती कर्व, ये लीनियर इक्वेशन से 5 और 10 निकला हुआ, इधर लिखो, ये तो लीनियर इक्वेशन थी, उसका कर्व बनेगा। ओ माय गॉड, ये मैं इसको क्यों ट्राइंगल की शेप में लेके जा रहा हूँ, नहीं तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ये स्ट्रेट लाइन है, लिखो यहाँ पर हमारे पास, नहीं तो इंटीग्रेशन से वैसे आ जाना था, इतना ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं होता जब 10 और 5 है, लेकिन ये 10 और 5 तो मिला ही स्ट्रेट लाइन से है हमें। तो v इज इक्वल टू, देखें दो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पहले वाली, तो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। मैं उसको क्यों कर्व को जो है ना शेप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है,
तो पहला आपके पास ये मिलेगा, ये देखो इधर आपको बताना पड़ेगा उसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। हमारी दो इक्वेशंस को ज्वाइन किया है हमने। पहली 0.5t, जहाँ पर ये 10 मैंने इधर अलग ही पुट किया हुआ था, मैं पूरी सारी मुझे वो लग रही थी कि ये आपके पास जो है ना सारी की सारी जो है ना कर्व है। तो फिर शेप बनाए पहले, 10 और 5 इजी कैलकुलेशन है, तो 2 1s are 2, 2 5s are, तो आपके पास जो है ना ये 25 इसका एरिया आ गया। हमारा ये वाला कर्व दो हिस्सों पे, दो इक्वेशंस पे बना है। एक इक्वेशन है ये वाली सारी अगली 10 सेकेंड्स टू ऑनवर्ड, तो दिस वुड बी द कर्व। अब आपने उसकी बेटा इंटीग्रेशन करनी है। अब अगली इंटीग्रेशन आपने करनी है कहाँ से, 10 से लेकर 12 तक। अब इसके अंदर इक्वेशन कर्व वाली लिखो जो हमारी क्वाड्रेटिक है, 0.25 टी स्क्वायर, क्योंकि जिसके ऊपर टी स्क्वायर है वो तो कर्व है 100%, 8t, और प्लस जो है ना आपके पास आ जाए 60, तो ये dt पहला बन गया। दूसरा जो कर्व है वो नेगेटिव में चला गया है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसकी इंटीग्रेशन से, अच्छा अगर ये सारी होती तो फिर आपने 3 इंटीग्रेशन स्ट्रेट लाइन में लिखनी थी। कैसे, आप यूं लिख सकते हो, पहली इंटीग्रेशन कर्व में अगर शेप 90% हो तब भी गलत नहीं होता क्योंकि 10 है। आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 से लेकर 10 लिखते, और यहाँ पर जो है ना इक्वेशन सेम होगी अगर कर्व होगा, फिर आप प्लस करते, फिर आप यहाँ पर 10 से लेकर 12 तक वही इक्वेशन लिखते, dt और dt, और दूसरा नेगेटिव लिखते, और उसकी जो है ना 12 से लेकर लेट्स सी 20 तक है, तो यहाँ पर 20 सेम कर्व लिखते, तो इंटीग्रेशन आपकी हो जानी थी। अगर सारे का सारा कर्व हो तो हम क्योंकि शेप्स अल्टरनेटिव मेथड्स लिखे हुए हैं मार्क्स स्कीम में, लेकिन हमने हमेशा इंटीग्रेशन करनी है जब कर्व होगा। तो अब हमने पहले हिस्सा, क्योंकि ग्राफ ही हमारा जो है ना पहला स्ट्रेट लाइन से बना है, वो ट्राइएंगल ही बनी है असूली तौर पर, तो 10 to 12, और आगे मैं माइनस लिखूंगा क्योंकि माइनस में एरिया नीचे चला गया है, तो 12, और यहाँ पर बेटा 20, और यहाँ पर वही सेम कर्व 0.25 टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस जो है ना 60 dt, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो पहला जो हिस्सा है वो तो 25 हमने निकाल दिया है क्योंकि यहाँ पे 10 था और यहाँ पर 5 था, तो 25 स्टार्ट में लिखते जाओ। अब हमारे पास ये 25 पहले आ चुका है, 25 ट्राइएंगल का एरिया है, तो दिस इज़ 25, आगे प्लस, इसकी इंटीग्रेशन के लिए मॉडुलस लगाओ, यहाँ पर आप मॉडुलस लगा दो, यहाँ पर आप 12 लिखो, यहाँ पर आप जो है ना हमारे पास सॉरी पहले 10 to 12 है, पहले 10 to 12 है, तो आप यहाँ पर 10 लिखो, यहाँ पर 12 लिखो, आगे माइनस लिखो, फिर मॉडुलस का साइन लगाओ, और यहाँ पर लिमिट हमारे पास आखिरी 12 to 20 है, दिस इज़ 12 to 20। इसकी इंटीग्रेशन करो 0.25 की, t का स्क्वायर है तो ये आपके पास बन जाएगी 0.25 t क्यूब ओवर 3 माइनस 8 टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस 60 की इंटीग्रेशन 60t है। अब यही उठा के 2 1s are 2, 2 4s are उठा के इधर लिख दो क्योंकि सेम फंक्शन है, तो यहाँ पर भी लिख दो, दोबारा थोड़ी करनी है। 0.253 टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 60t। अब वी आर डन विद इंटीग्रेशन। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है आपने, यहाँ पर 25 प्लस, अब आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है, अपर लिमिट के लिए ब्रैकेट पहले, फिर माइनस लोअर लिमिट के लिए ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट अपर लिमिट के लिए, और यहाँ पर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया करो। आपके पास ये 2 ब्रैकेट्स होंगी फॉर अपर एंड लोअर लिमिट। तो पहले इस वाली इंटीग्रेशन के अंदर मैं अपर लिमिट पुट करूँगा बेटा जी। अपर लिमिट अब कैलकुलेटर के अंदर बेटा जी आप डायरेक्ट पुट कर दो, तो t के अंदर 12 पुट करो और इसका 12 का क्यूब लो। ये कैलकुलेशन एक दफ़ा खिजर आप बताओ, कैलकुलेटर वाला बच्चा। 0.25 0.25
0.25 टी क्यूब, टी की जगह पे 12 उसका क्यूब ओवर 3। अलीना आप भी कैलकुलेटर उठा लो बेटा, जिसके पास कैलकुलेटर है। तो ये वाली कैलकुलेशन बताओ, इसमें जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, पहले इसमें टी की जगह पे 12 पुट होगा। इसका एक ही दफ़ा आंसर बताएं। कौन कर रहा है? अलीना आप कर रहे हो? मैं सारा कुछ एक ही वक्त पे डाल रही हूँ, गलत निकला तो मेरी गलती नहीं है। चले आप उसमें ट्राई तो करें ना। खैर आप भी करो इसको। इसको आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कोई और बच्चा भी कैलकुलेटर पकड़ लेना बेटा, किसी एक से गलती हो तो फिर टाइम वेस्ट ना हो। 0.25 टी की जगह 12 उसका क्यूब ओवर 3, पहले अपर लिमिट का इस ब्रैकेट के लिए आंसर निकालो, फिर माइनस कर देंगे इसके लिए। मैं भी ज़रा कैलकुलेटर उठा लूँ। 0.25 डिवाइडेड बाई 3। इधर आपने 20 पुट करना है, यहाँ पे आपने 0.25 टी की जगह पे 12 इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस 4 है तो 4 टी की जगह पे 12 और इसका स्क्वायर प्लस 60 और टी की जगह पे 12। दानियाल आप भी कैलकुलेटर उठा लो बेटा जी। पहला वाला पूरा का पूरा 573 है। आप कह रही हो ये अपर लोअर डाल के सारा कुछ? मुझे हाँ 573। आप यहाँ तक कहना चाह रहे हो? जी। वेट, कोई और बच्चा इसको वेरीफाई करे। ट्वेंटी फाइव प्लस 576 आपका कह रहा हूँ, 576 कह रहे हो आप? और कौन है भाई कैलकुलेशन, और कौन कर रहा है? इब्राहिम। आपको मैंने कहा है, आपने की है। आप करो ना खजर। मैं कर रहा हूँ। इन दो ब्रैकेट्स का और इन दो ब्रैकेट्स का आंसर, क्योंकि इसका एरिया नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर आपने एक बात लाजमी लिखनी है कि एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। देखो, आपने यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है, एरिया बिलो एक्सिस, एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव बट एरिया कांट बी नेगेटिव।
एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पहले यहाँ से एक आंसर आएगा, फिर माइनस, और उसके अंदर अंदर जो आपके पास आएंगे ये दोनों आंसर लेकर आपने तीनों को प्लस करना है। अब इसमें अब इनकी कैलकुलेशन ऐसी इतनी लंबी हो गई हैं, तो फिर ये बाद में इसका फाइनल आंसर 51 मीटर आपका आना चाहिए। अगर एंड पे एरिया नेगेटिव भी आए तो आपने नेगेटिव को इग्नोर करके उसे पॉजिटिव कर देना है। एरिया बिलो द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज नेगेटिव बट इट मस्ट बी नोन दैट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर यहाँ पर आपके पास जो है ना नेगेटिव में कोई चीज़ आ जाएगी तो आप उसको, लेट्स सी यहाँ पर कोई आंसर पॉजिटिव में आता है तो आप उसके साथ खुद से नेगेटिव लगा सकते हो और इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। पहले एक्स एक्सिस से नीचे दिखाने के लिए नेगेटिव लगाओगे, या तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेगेटिव जनरेट होगा जो कि पॉजिटिव बना देगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपका नेगेटिव ख़त्म ना हो रहा हो तो ख़ुद से नेगेटिव लगा देना। बाकी कैलकुलेशन आपने ये खुद करनी है। अभी 10 मिनट लगा दिए कैलकुलेशन पे। खिज़र तुम्हारी स्पीड सुभान अल्लाह। आपने पहले किसी और को कहा था, मुझे थोड़ी हाँ ना जी, कहा था। सबकी स्पीड माशाल्लाह बहुत अच्छी है कैलकुलेशन के अंदर। जो है ना ये उधर इतना टाइम नहीं लगाना आपने, तो ये तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हम बैठे रहेंगे फिर। तो आपने कैलकुलेशंस जो है ना खुद आगे वेरीफाई कर देनी है। मैं जो है ना बस एग्जैक्ट आंसर बता दिया करूँगा, ये वाला आंसर है इसका। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया बेटा जी। अब जो है ना दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ कार ऑफ मैस 900 kg इज मूविंग अप अ हिल। तो अब ये जो पहले इंक्लाइन प्लेन बनाया करो, एक कार है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर आपने इंक्लाइन प्लेन बनानी है अपनी और एंगल जो है ना हमारे पास कुछ भी है, थीटा अल्फ़ा बीटा कुछ भी लिख दो, मैं इसको अल्फ़ा बोल देता हूँ। यहाँ पर एक कार है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर आपने अपनी गाड़ी बनानी है। ये हमारी गाड़ी जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पर स्टार्ट में इसकी काइनेटिक स्पीड 11 है। तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है यू वाली इनिशियल 11 मीटर पर सेकंड है। स्टार्ट में स्पीड है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी है। जब भी क्वेश्चन के अंदर आप देखो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो एनर्जी प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा। ये गाड़ी जो है ना कितना किलोमीटर, 150 मीटर ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। तो ये वाली जो गाड़ी है इसका जो डिस्टेंस है ये 150 मीटर है और ये गाड़ी टॉप पे आ जाती है। गाड़ी यहाँ पे पहुँच जाती है तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को दिखाओ कि भाई हमारी गाड़ी यहाँ से चलती हुई और ये गाड़ी हमारी यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पर गाड़ी ने ट्रैवल कर लिया, इसके ऊपर इसका मतलब है कि ड्राइविंग फोर्स लग रही है और इसके नीचे जो है ना इसकी यहाँ पर अल्फ़ा है। तो यहाँ पर अल्फ़ा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्राइंगल भी बनेगी और आपका एम जी साइन थीटा भी एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स से ये ऊपर जा रही है। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है साइन इनवर्स, आपको लिखा हुआ है साइन इनवर्स। हमने एंगल को अल्फ़ा बोला हुआ है, सपोज़ हमारा अल्फ़ा है तो साइन इनवर्स जो गिवन है वो 0.12 है। अब साइन को वापस ले जाओ सबसे पहले, तो ये बन जाएगा बेटा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.12। 0.12 की अगर आप फ्रैक्शन बना दो या फिर यहीं पर छोड़ दो इसको और यहाँ पर आप हाइट निकाल लो, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी। तो सो का तो हुआ साइन थीटा लगाओ, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर आपका h है, हाइपो आपका 150 है। तो आपकी जो हाइट आएगी बेटा जी वो आएगी 150 साइन अल्फ़ा। तो हाइट निकाल के यहाँ पर ये वाला काम साइड पे कर दो कि हमने हाइट भी निकाल दी। सर 150 क्यों नहीं ले सकते? जी बेटा 150 क्यों नहीं ले सकते? किसको? वो तो अलोंग द स्लोप डिस्टेंस है, वो हाइट थोड़ी है। हाइट आपकी जो होती है बेटा जी ये वाली होती है टॉप टू बॉटम सरफेस पे। ये जो इंक्लाइंड प्लेन पे ये फ्लाईओवर पे जो गाड़ी चढ़ रही है ये तो डिस्टेंस है आपका अलोंग द सरफेस जो वर्क डन के लिए यूज़ होता है। इसकी हाइट ये है और हाइट निकालने के लिए आपको इस ट्राइंगल को सोचना पड़ता है सो का तोआ लगाकर। अब जब सही, आप, हाँ ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर लिखो अपनी इक्वेशन वर्क एनर्जी वाली, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। इस इक्वेशन का साथ नहीं छोड़ना, माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी।
मतलब अब यहाँ पर लिखा करो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ये रानिया अहमद बेटा आपकी फेवरेट इक्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और यहाँ पर बेटा जी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। जहाँ से गाड़ी चल रही है वहाँ पर इनिशियल आपने काइनेटिक और पोटेंशियल चेक करनी है, और टॉप पे भी अगर स्पीड है, अगर टॉप पे स्पीड है तो फिर वहाँ पे आपके पास, यस सर, टॉप पे भी स्पीड इनिशियल हमारे पास 11 थी, और टॉप पे स्पीड इसकी जो है ना अप द हिल जब ऊपर चली जाती है तो ये वाली स्पीड है, तो इसका मतलब है ऊपर दोनों है। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स वो कैसे निकलेगा? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हमें पावर गिवन है, पावर दिया उसने। शाबाश। तो पावर इज ऑलवेज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो पहले यहाँ से नहीं बल्कि यूं करो, डायरेक्ट सर निकालो, टाइम को पावर इज मल्टीप्लाई कर इक्वल दो। टू वर्क ओवर टाइम। तो वर्क जो है ना ड्राइविंग फोर्स का ही होता है पावर में, तो यहाँ से वर्क डन डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम 12 सेकेंड गिवन है, तो पावर हमारे पास है 24। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये देखो वर्क डन के लिए मैं पहले ड्राइविंग फोर्स सोच रहा था, मैं या तो यहाँ से ड्राइविंग फोर्स पहले निकालता, फिर उसे 150 से मल्टीप्लाई करता, फिर वर्क आता। लेकिन आप बी स्मार्ट, आपको पता है कि जब पावर गिवन है तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स होता है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, और फिर आप उसको जो है ना डायरेक्ट जो है ना मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर किसी को कोई चीज़ मसला है तो पूछ लो। हमने पावर से वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स कैसे निकालना है? पावर के दो फार्मूलाज होते हैं। पावर का एक फार्मूला है बेटा हमारे पास, पावर इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और पहला बचपन वाला फार्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। लेकिन पावर में क्योंकि ड्राइविंग फोर्स इन्वॉल्व है तो पावर में वर्क भी ड्राइविंग फोर्स वाला होगा। तो वापस अपनी मैजिकल इक्वेशन में आ जाओ, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आएगी आपके पास 24 पॉइंट जो है ना समथिंग 24 किलो वाट है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 सेकेंड। तो ये मेरे पास वर्क डन आ गया बाय ड्राइविंग फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास है ही नहीं, वही तो मेरे ख्याल में हमने निकालना है। देखो, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस 5 नंबर का है। तो ये डायग्राम जो बच्चा बनाएगा और इस इक्वेशन को फॉलो करेगा तो उसका मसला हल हो जाएगा। अब फाइनल पे स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर, तो पहले आपने हाफ एम, मैस आपके पास कितना है 900 है इसका, और फाइनल की स्पीड जो है ना वो 16 है, 16 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh, आपको लगाना पड़ेगा। mgh लगाकर स्टार्ट वाली कैनेटिक एनर्जी माइनस कर देनी पड़ेगी। हाफ एम कार की जो मैस है वो तो 900 है, इनटू इनिशियल स्पीड उसकी 11 है। तो आप सबसे पहले जो है ना अपनी ये वाली 16 का स्क्वायर इंटू 900 ओवर 2 करो, तो आपके पास जो है ना बेटा जी ये आ जाएगा, जो कि कैनेटिक एनर्जी है 115। अपने कैलकुलेटर पे वेरीफाई करते जाओ, 200 प्लस mgh। अब mgh मैस है 900, g है 10, और हाइट हमने ऊपर निकाली हुई है 150 साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू बेटा पूरी की पूरी कितनी है आपके पास है, साइन अल्फा आपके पास था शुरू में 0.12, तो यहाँ पर आप वो साइन इनवर्स है, मैंने बेटा उसको साइन सीधा कर दिया था। ये देखो, ये अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.12 था, मैं साइन को वापस अल्फा के पास ले गया था, तो मेरा साइन अल्फा अब 0.12 है। ठीक है। क्वेश्चन में इनवर्स होगा, आपने उसको सीधा कर देना है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है खाली 0.12, सो दिस इज माई mgh, और ये कैलकुलेशन करो 900 इंटू 10 इंटू 150 इंटू 0.12, तो आपका ये आंसर आपके पास आ जाएगा 162, और 3 0 भी लगा देनी है, माइनस आखिरी जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी हाफ 900 इंटू 11 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगी जी 54, मतलब 54450, और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास 2400 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास बेटा जी 28888, और आगे जीरो कितनी है 1 2 3, और माइनस जो है ना वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। अब पहले राइट साइड से आप इनका सम और डिफरेंस ले लो,
इनका सम और डिफरेंस लोगे, इसको इन दोनों को आपस में प्लस करो और इसमें से ये चीज़ माइनस कर दो, तो आपके पास बेटा जी आंसर आ जाना चाहिए 222,750। और यहाँ पर आपके पास है 288,000 माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। वर्क डन को राइट साइड पे फेंक दो। अब आपके पास जो है ना ये जो 288 और इसके साथ 30 माइनस जो है ना 222,750 इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इन दोनों का बेटा जी डिफरेंस निकालो। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस 65,250 जूल इज योर फाइनल आंसर फॉर द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। पूछो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। यही मेन इक्वेशन याद कर लो। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। और मैकेनिकल का मतलब होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। दिस इज डन। अब पार्ट 2 में आ जाओ। 3 मार्क का है काइनेमेटिक्स और वर्क एनर्जी वाला। ये वाला है जो लास्ट पोर्शन में एग्जामिनर बताता है और आपको कंफ्यूज करता है। कार देन ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, देयर इज अ रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द कार। ये रेजिस्टिव फोर्स की पूरी वैल्यू बता दी है। व्हेन द स्पीड ऑफ द कार इज v, कार ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड है तो मास 0 हो गई, समझ लो। वर्किंग एट द रेट ऑफ पावर हमें उसने दे दी है। तो आप सबसे पहले कहो कि जी हमारी जो कार है, ये लेट्स सी हमारी गाड़ी जो है ना ये जा रही है। अब हमारी गाड़ी, ये गाड़ी है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है Fr, वो इस टर्म के अंदर है, मतलब 1520 प्लस 4v एज इट इज़ लिख देना है। आपने कोई छेड़छाड़ ही नहीं करनी। और फिर आपने लिखना है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ इज एप्लीकेबल ड्यू टू कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन इज 0। तो ये वाली साइड ही पूरी की पूरी आपके पास बेटा 0 हो जाएगी। तो रिजल्टेंट फोर्स इज 0। और रिजल्टेंट फोर्स रानिया किसके इक्वल होती है? रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। जिससे पूछूं वही बताया ना। ड्राइविंग फोर्स माइनस जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब ड्राइविंग फोर्स का बेटा हमें पता कोई नहीं है। ड्राइविंग फोर्स का हमें कोई पता नहीं है। लुक, और फ्रिक्शनल फोर्स जो हमें गिवन है, फ्रिक्शनल फोर्स अजीब सी शक्ल में गिवन है। फ्रिक्शनल फोर्स आपकी पूरी की पूरी जैसी गिवन है वही उठा के यहाँ पर लिख दो बेटा। 1520 plus 4v is equal to 0. So driving force is equal to, take this to right side. So this is 1520 plus 4v. अब ये मेरी ड्राइविंग फोर्स बन चुकी है। अब जी मुझे ड्राइविंग फोर्स, पावर का फार्मूला मुझे पता है। पावर इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब यहाँ पर नई पावर भी गिवन है, हमने स्पीड निकालना है। ड्राइविंग फोर्स हमने निकाल ली इन दैट सेंस जिस तरह से उसने दी हुई थी। पावर बेटा 3.2 किलो है, तो इसका मतलब है कि ये 32,000 पावर है इज इक्वल टू ड्राइविंग वेलोसिटी। लुक, अब यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है, अब वेलोसिटी को इधर आकर डिवाइड कर दो, तो ड्राइविंग फोर्स इधर से इस चीज़ के इक्वल है, ड्राइविंग फोर्स इधर से इस चीज़ के इक्वल है। तो इक्वेशन को समझो तो दोनों साइडों को इक्वल कर दो। लुक, यू कैन से कि 32,000 ओवर v इज इक्वल टू 1520 प्लस 4v। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मुझे यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे बेटा जी बन जाएगा 32,000 डिवाइडेड बाई 1520v प्लस 4v स्क्वायर। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कुछ बन रही है। दिस इज योर 4v स्क्वायर प्लस 1520v माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज़ करो, 380v माइनस 8,000 इज इक्वल टू 0। अब 8,000 हमारे पास, या तो मिड टर्म ब्रेकिंग करो या फिर जो है ना फैक्टर सोचो। 400 है, इसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 800 आ जाएगा।
और 400 में से 20 निकालूं तो 380 भी मिल जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा सोच लो या फिर कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा। v प्लस 400 इंटू वी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप v के दो आंसर आएंगे, एक v का आएगा -400 और एक v का आएगा बेटा जी 20। तो जो पॉजिटिव है वही वेलोसिटी हमारी होगी, दूसरी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पूछो बेटा जी ये वाला फार्मूला। दूसरा देखें, वर्क एनर्जी का क्वेश्चन था और वर्क एनर्जी से रिलेटेड उसने सेकंड क्वेश्चन पे आपसे पूछ लिया कि आपने जी इसका बताना है ये वाला। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये वेलोसिटी मैंने निकाल दी, फाइंड द स्पीड। यहाँ पे कोई मसला मिनाहिल बेटा आपको? नहीं सर। ठीक है, सबका ओके है। तो देखें ड्राइविंग रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है। ये सिर्फ आपको मैंने एक लाइटर मोड में दिखाया है। ये जो माँ है ये मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन का सेकंड लॉ है, इसको मजाक में नहीं डालो। रिजल्टेंट फोर्स इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड द एक्सेलरेशन। तो हम क्योंकि उर्दू स्पीकिंग बच्चे हैं तो लिहाजा आपने न्यूटन का सेकंड लॉ जो कि 2-3 चैप्टर्स को कवर करता है, पुल्ली वाला सिस्टम, कनेक्टेड बॉडीज, ये सारी की सारी रिजल्टेंट फोर्स मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन बहुत बड़ी चीज़ था, न्यूटन ने बहुत सारे मसले हल किए हुए हैं। न्यूटन को बाहर के लोग भगवान मानते हैं, मतलब उन्होंने फोटान का मैस नहीं निकालने दिया। कि न्यूटन ने कहा था कि पार्टिकल नेचर नहीं होती लाइट की, तो वो उसे इतनी इज्जत देते हैं कि ये गॉड ऑफ फिजिक्स है। तो न्यूटन के कारनामे देखते जाओ, न्यूटन ने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हैं। ये जो कुछ बोल देता था वो कहते थे ओके डन, जो न्यूटन ने कह दिया बस वही है। लोगों ने पूछा था कि लाइट क्या है, उसने कहा था वेव है। बस लोगों ने 100 साल तक वेव ही माना। उसके बाद लोगों ने आके इसको जो है ना वो कार्पसल थ्योरी आई थी जिसके अंदर उसकी पार्टिकुलेट नेचर डिस्कवर हुई थी। तो ये मैकेनिक्स समझे ना, न्यूटन का सिर्फ लॉ जो बच्चा रिजल्टेंट फोर्स जो मैं ये बोलता हूँ ना, रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, इट इज़ एक्चुअली द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इज इक्वल टू ma। ये रिजल्टेंट फोर्स न्यूटन का सेकंड लॉ ही है जो दो स्मूथली और ऐसे 2 सेकंड में बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूटन के सेकंड लॉ की वजह से हो रहा है। अदरवाइज मैकेनिक्स के क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये तो आपका बेटा जी रेजोल्यूशन सिस्टम आ गया है, तो इसको पहले रिजॉल्व करो। जब भी कोई फोर्स देखो एंगल पे उसे तोड़ दिया करो। एक आपके पास 65 बेटा जी साइन 36 डिग्री बन जाएगा और ये वाला आपके पास 65 सॉरी। जैसे भी रेजोल्यूशन आएगी 6 नंबर की रेजोल्यूशन होती है बेटा जी। तो ये 65 cos 36 डिग्री इसकी बन गई। अब ये मैस है तो मैस के ऊपर जो है ना आपने आर बनाना है। यहाँ पे बेटा जी आर बनाओ और यहाँ पर mg cos थीटा लिखो। मैस की रेजोल्यूशन तो अपनी होती है और इधर जो है ना mg sin थीटा यहाँ पर लगाकर खुश हो जाओ कि ये बॉडी किधर जा रहा है। फिर पढ़ो फ्रिक्शन, यस सर फ्रिक्शन भी है, तो इसके नीचे म्यू आर भी लगा देना है। अब ये किधर जा रहा है, अब देखो मैंने जल्दी जल्दी इसको रिजॉल्व कर दिया। A block of mass 12 kg is placed on a plane which is inclined at an angle of 24 degree to the horizontal. A light string making an angle of 36 degree above a line of greatest slope is attached to the block. The tension in the string is itni Newton. Coefficient of friction is mu. The block is in limiting equilibrium. Limiting equilibrium का मतलब है ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा। तो पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग के ऊपर जो है ना ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। तो अब देखो हमने इसके क्या, पहले इसके वर्टिकल कंपोनेंट बना दो। अब तो रेजोल्यूशन है, इक्विलिब्रियम आपके पास लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी कहीं भी नहीं जाता, अप हमेशा डाउन के इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पर पहले इसका सॉरी ये वाला बनाओ, इसका अप इसके पास हमारे पास है ये आर, एक अपवर्ड फोर्स है आर, दूसरी है 65। वो वाला जो सिस्टम बनाते हैं या तो वो वाला बना दो यहाँ पर, सॉरी मैंने वो तो बनाया ही नहीं है। यहाँ पर आपने अपना सिस्टम बनाना है ये वाला, यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम बनाओ। अब इसके ऊपर जो है ना दिखाओ, राइट साइड के ऊपर 65 है cos 36 डिग्री और लेफ्ट साइड के ऊपर बेटा जी आपके पास दो चीज़ें हैं, म्यू आर भी है और mg sin थीटा भी है। ऊपर के ऊपर क्या है, ऊपर सर आर भी लग रहा है
और आपका 65 साइन 36 भी लग रहा है, तो 65 साइन 36 डिग्री। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा हमारे पास लग रहा है, तो यहाँ पर आपने एम जी कॉस थीटा बनाना है। तो अब दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अपर साइड पे दो फोर्सेस हैं, आर प्लस 65 साइन 36। तो अब मैंने पहले वर्टिकल बना देता हूँ, तो यहाँ पर आप लिख दो बेटा जी आर प्लस वर्टिकल में है 65 साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू डाउनवर्ड, एंड डाउनवर्ड इज एम जी कॉस थीटा। एम 12 जी 10 होता है और कॉस आपके पास 24 डिग्री। अब आर को यहीं पर सब्जेक्ट बना लिया करो। अब ये वाला आर थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये आर अकेला एम जी कॉस थीटा के इक्वल नहीं है, ये वाला कंपोनेंट भी ऐड हो रहा है। तो यू कैन से कि 120 जी से मल्टीप्लाई कर दो, 120 कॉस 24 माइनस 65 साइन 30 डिग्री। अब ये आपका यहाँ पे आर इन दो चीज़ों के इक्वल हो चुका है। अब आप बेटा जी हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनाओ, ये आपके पास लेफ्ट राइट वाले। लेफ्ट राइट में देखो, लेफ्ट पे दो चीज़ें आपके म्यू आर है, यहाँ पर म्यू आर है, प्लस बेटा जी आपके पास एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन 24 डिग्री इज इक्वल टू राइट साइड पे है आपके पास 65 कॉज 36 डिग्री। अब आप देखो म्यू तो हमने निकालना है, हमने म्यू ही निकालना है। आर किसके इक्वल है, अब ये आर पूरे का पूरा। अब आर को जल्दी जल्दी एम जी कॉस थीटा नहीं करना, सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर आर तो ऊपर होता ही है, इस दफ़ा उसके साथ 65 साइन 36 भी अटैच हो गया है, तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस थिंग। तो म्यू आर की जगह पे बेटा जी आपने लिख देना है पूरे का पूरा क्या 120, यहाँ पर लिख दो 120 कॉस 24 माइनस 65 साइन 30 डिग्री, प्लस ये प्लस को सीधा उधर ले जाओ, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 65 कॉस 30 माइनस ये एम जी साइन 20, सारे का सारा एम जी साइन 24, इधर मुझे म्यू निकालना है। तो यहाँ पर नीट करके आपने बता देना है कि भाई देखो म्यू आएगा 65 कॉस 30 डिग्री माइनस एम जी, एम हमारे पास 12 था, मतलब 120 साइन 24 डिग्री डिवाइडेड बाई this whole thing, this is 120 cos 24 डिग्री माइनस 65 साइन 30 डिग्री। तो बेटा जी कैलकुलेटर उठाओ, ये वाला पोर्शन सॉल्व करो, तो आपका जो म्यू आना चाहिए 0.0529, दिस इज द वैल्यू फॉर द म्यू। बताओ अब यहाँ पे कोई मसला? अब कौन ज्वाइन करना चाह रहा है? सर आप एक सेकंड डायग्राम पे डाल दें। एक सेकंड, ये 1 मिनट, ये वाली डायग्राम है बेटा जी, ये वाली देखो। इस डायग्राम को देखो और इस पे जो है ना, कॉल ख़त्म होगी मैं लिंक दोबारा सेंड करूँगा, ये पेपर कंप्लीट करते हैं आज। ब्लॉक है जिसका मैथ 12 kg है, इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन विच इज़ इंक्लाइंड। तो मैं इसको रेजोल्यूशन पे आपने डिवाइड कर दिया, तो ये रिजॉल्व हो गए। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के राइट पे 65 cos 30, लेफ्ट पे म्यू आर प्लस एम जी साइन थीटा, अपवर्ड आर प्लस 65 साइन 36, और जो बॉटम पे है बेटा वो एम जी कॉस थीटा है। तो यस आपने इक्वेशंस बनाई और ये आपके पास जो है ना ये सॉल्व हो गया, म्यू इज इक्वल टू 0.529। क्लियर है दानियाल? जी सर। अब ये कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। पार्टिकल A मूविंग along a straight horizontal track with constant speed 8 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट स्पीड है, फिक्स पॉइंट है 4 सेकेंड लेटर, 4 सेकेंड के बाद जो है ना आपके पास जो है ना 4 सेकेंड के बाद, तो इसका मतलब है जो टाइम आपके पास होगा, पहला टाइम अगर t है तो इसमें बेटा जी 4 ऐड कर दो, तो t + 4 हो गया।
अब यहाँ पर आपको पता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप जो है ना ये ट्राइंगल बना दिया करें, डिस्टेंस और यहाँ पर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है फॉर बॉडी ए। आपका जो बॉडी ए है, 4 seconds later another particle B passes over moving along a parallel track in the same direction। पार्टिकल B की स्पीड 20 है जो कि कांस्टेंट डीसेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। B फिर रेस्ट में आ जाता है और वापस आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है बेटा जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर आपने A का डिस्टेंस निकालना है तो उसकी स्पीड जो आपके पास है 8 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम, और टाइम आपके पास t + 4 है। तो आपके पास ये एस ए जो बन जाएगा बेटा जी, ये 8t प्लस जो है ना 32, दिस इज एस ए, डिस्टेंस ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर आप पार्टिकल बी की बात करो कि पार्टिकल बी के साथ क्या हो रहा है। आपने इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का बताना है। तो एस बी जो है, जो दूसरा बॉडी है, उसका बेटा जी इनिशियल स्पीड 20 है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का आपने इक्वेशन लगानी है। तो यहाँ पर आप लिखो दिस इज 20 टी प्लस 1/2, डीसेलरेशन -2 है, और टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपने इसका एक्सप्रेशन 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बेटा जी आ जाएगा 20t - टी स्क्वायर, दिस इज एस बी। डीसेलरेशन जो होता है ना वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। अब बस ये एक्सप्रेशन है, बी का बताना है। तो बी का बता दिया आपने एक्सप्रेशन, एस बी इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बी इन टर्म्स ऑफ टी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं। ओके, अब यहाँ पर बताओ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द पार्टिकल्स आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओ। जब सेम डिस्टेंस है तो एस बी इज इक्वल टू एस ए, दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर दिया करें। एस बी जो है हमारे पास वो है जी 20t माइनस बेटा जी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एस, जो ए है वो 8t प्लस 32 था। दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। तो दिस वुड बी टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 20t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब 8 4s आर 32, मिड टर्म ब्रेकिंग भी हो गई बेटा जी, t - 4 इंटू t - 8, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास टाइम फाइंड द वैल्यूज ऑफ t, एक t की वैल्यू 4 आ गई और दूसरी t की वैल्यू 8 आ गई। तो वी गॉट 2 वैल्यूज ऑफ टाइम, द वैल्यूज ऑफ t व्हेन द पार्टिकल्स आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम o। तो ये 3 नंबर आपको यहाँ पर बेटा जी मिल गए। अब आपने यहाँ पर स्केच करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब याद रखो जो आपके पास एस ए है, इक्वेशन को फोकस रखना है। एस ए जो है ना वो 8t प्लस 32 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। और जो आपके पास एस बी है वो क्वाड्रेटिक है और उसका फार्मूला है 20t - टी स्क्वायर। अब स्ट्रेट लाइन हमारे पास, अगर हम इसमें t को 0 पुट कर दें तो आपके पास एस ए 32 होगा, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप बेटा जी 32 लिख दो, यहाँ पर 32 लिख दो, और 32 जो है ना ये स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। कहाँ तक जाएगी इसको भी पकड़ते हैं कि ये वाली जाएगी कहाँ पर। एस ए को देखो, अगर हमारे पास टाइम की वैल्यू 0 हो तो अगर टाइम 0 मैं लिख दूँ एस ए में, तो हमारे पास वो तो 32 बन गया, ज़ुबानी बना लिया था। अगर टाइम 20 हो, अगर टाइम 20 हो तो एस ए कहाँ तक जाएगा, 8 × 20 × 32, 8 × 20 प्लस 32, तो दिस वुड बी लाइक 192। तो अब आपने 192 यहाँ पर लिखना है, दिस इज़ 192, और ये यहाँ पर ग्राफ आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, इससे आगे नहीं जा सकता। तो ये वाली जो हमारे पास लाइन होगी स्ट्रेट लाइन 192 पे ख़त्म हो जाएगी। अब जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
अब ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, जो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अगर हम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ हैप्पी फेस होगा कि सैड फेस होगा अलीना? 20t माइनस टी। हाँ, हैप्पी? क्यों बेटा? वो नहीं, सैड होगा। स्क्वायर माइनस है तो सैड फेस होएगा ना, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, टाइम निकालो। अगर हम इसका देखो, क्वाड्रेटिक में मैं डेरिवेटिव लेता होता हूँ, इसका अगर डेरिवेटिव लो तो डेरिवेटिव इसका क्या हमारे पास बन जाएगा? डेरिवेटिव इसका होगा 20 माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा t, तो 20 माइनस 2t, सॉरी, ये इसका डेरिवेटिव, और मैक्सिमम वैल्यू पे डेरिवेटिव 0, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 10 सेकेंड। तो ये जो 10 सेकेंड है यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये ओरिजिन से क्योंकि डाउनवर्ड है तो आपने यहाँ पर जो है ना ये ऐसे और ये डाउनवर्ड आना है, और इसने अपनी दूसरी वैल्यू पे अपना ग्राफ जो है ना ये एंड कर जाना है ऐसे। तो ये दिस इज़ योर ग्राफ। दो ग्राफ हैं, ये वाला स्ट्रेट लाइन आप लिख दोगे कि दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर इक्वेशन 8t प्लस 32, और ये वाला जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है वो इस इक्वेशन का है। तो हमने यहाँ पर उसको 3 नंबर का, ऑन द एक्सिस स्केच द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर बोथ द पार्टिकल फॉर द वैल्यूज़ ऑफ t फ्रॉम 0 to 20, 0 से लेकर 20 तक वैल्यूज़ बनानी थी और ग्राफ प्लॉट करना था, दैट्स इट। अब आगे आप आ जाए अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे तो लग रहा है उसका मोमेंटम का क्वेश्चन लग रहा है, या कौन सा क्वेश्चन है? कितने मिनट रह गए क्लास में? खत्म होने वाली है। तो ये मैं लिंक भेजूंगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नहीं छोड़ना आपने। तो ये मैं कर रहा हूँ, तो आपने वापस ज्वाइन करना है जिसको ये वाला, क्योंकि ये 4-3 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, ये पूरी सिस्टम है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जो कि एक स्मूथ पुल्ली से गुजर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप एक स्मूथ पुल्ली बनाओ। स्मूथ पुल्ली जो है ना आपकी जो है ना यहाँ पर जो है ना ये किसी सीलिंग के साथ अटैच है, तो यहाँ पर जो है ना ये पुल्ली बना दो, पुल्ली अटैच हो गई। वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा जिसके ऊपर डायग्राम आपने खुद बनानी होती है। अब यहाँ पर एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को ऐसे लटका दो, और ये इधर से पुल्ली पास करते हुए ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पर एक बॉडी बेटा इधर बनाओ, यहाँ पर जो है ना ये एक मैस आपने इधर बना देना है, दूसरा मैस आपने यहाँ पे बना देना है। इसको आप पार्टिकल ए बोल दो और इसको आप पार्टिकल बी बोल दो। अब पार्टिकल ए का जो मैस है वो 2.4 kg है, और दूसरे का मैस जो है ना वो 1.2 kg है। अब सबसे पहले टेंशन को डिसाइड करो। इसके साथ जो स्ट्रिंग होगी उसके ऊपर जो टेंशन होगी वो ऊपर की तरफ, इधर जो टेंशन होगी वो ऊपर की तरफ, इधर से देखोगे तो टेंशन नीचे की तरफ, इधर से देखोगे तो टेंशन नीचे की तरफ। टेंशन जिधर से देखते हो उधर से ही आपके पास जो है ना वो टेंशन आ जाती होती है। तो ये मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर दूं। ये मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। यहाँ पर देखो पुल्ली सिस्टम को समझो। यहाँ पर हमारे पास
ये बी है बेटा, ये पुल्ली, इसके साथ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये वाला आपके पास है 1.2 kg और ये आपके पास है 2.4। अब वो क्या कह रहा है, ए इज हेल्ड एट अ तो डिस्टेंस, वहाँ बंद हो गई थी। वो सारे ज्वाइन कर रहे थे ना, मैंने इसलिए फिर जो है ना मैंने कहा अभी बताता हूँ। तो ए इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.1 मीटर, जो ए है वो 2.1 मीटर के डिस्टेंस पे हेल्ड हो रहा है। ये स्कून से पुल्ली वाला क्वेश्चन बाई चांस यहाँ पे आ गया है, तो पुल्ली वाले क्वेश्चन को समझो इसको। तो ज़मीन से जो है ना ये 1.2, अगर ये आपके पास ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड है और ये यहाँ से जो ए है वो 2.1 मीटर का डिस्टेंस बता दिया गया है, और जो बी है, बी हमारे पास 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये 2.1 के ऊपर है आपके पास जो है ना, ये 2.4 है और ये 1.2 है। तो इसका मतलब है कि ये वाला बॉडी सिस्टम नीचे की तरफ आएगा, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, और ये वाला जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा विद एक्सेलरेशन ए। इसको समझो, इसका जो वेट होगा 2.4 जी होगा और इसका जो वेट होगा वो 1.2 जी होगा। अब हमने शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिफोर ए रीचेज द प्लेन इज 16 न्यूटन। आपने जो टेंशन निकालनी है उसका आंसर 16 न्यूटन आना चाहिए और एक्सेलरेशन भी आपने निकालना है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, पहले आप लिख दो कि फॉर ए, हम ए बॉडी के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, हमें ये वाला फार्मूला लगता है। ये पुल्ली वाला सिस्टम ही बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ से सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए तो हमेशा आपने रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन लगाना है। अब क्योंकि ए नीचे आ रहा है तो उसकी ड्राइविंग फोर्स 2.4 है, बेशक लिख लो। ये वाले सारे क्वेश्चन पुल्ली वाले आपके इसी एक फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब ड्राइविंग फोर्स बेटा जी आपके पास है 2.4 जी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर है टेंशन इज इक्वल टू इसका मास है 2.4 ए। 2.4 इंटू 10 बेटा जी आपके पास ये आ जाएगा 24 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2.4 ए। अब मैं बी के लिए लिखूंगा बेटा जी, दोनों इक्वेशंस को मैं प्लस करूंगा, बी ऊपर जाएगा तो टेंशन ऊपर ज़्यादा, नीचे 1.2 जी उसका मास इज इक्वल टू 1.2 ए। तो अब मैंने इन दोनों को प्लस करना है, टेंशन के साथ टेंशन कट जाएगी, 24 में से आप जो है ना ये आपके पास है 12, तो आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो दिस इज 12 इज इक्वल टू 2.4 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 3.6 ए। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3.6। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा जी वो 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया। अब उसने कहा टेंशन भी निकालनी है। अब टेंशन के लिए हम ये 24 वाली या टी कोई भी निकाल लो इक्वेशन, तो टी माइनस 12 इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.33। अब आप ये 12 जाकर उधर ऐड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.33 और प्लस 12। तो 12 में ये 4 बनेगा, 12 प्लस दिस, तो ये आपके पास 16 न्यूटन शो हो गई। तो शोन, ये चीज़ आपने शो करनी थी। तो वापस जाओ और यहाँ पर देखो, दो पुल्ली का सिस्टम था, एक्सेलरेशन निकालनी थी। तो पुल्ली वाला जितना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। तो पुल्ली वाले क्वेश्चन से कभी भी आपने नहीं घबराना, उसके लिए बस पुल्ली बनानी है, स्ट्रिंग लगानी है, अलग ए के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन अलग से लगाओ, बी पर अलग से लगाओ, यू आर डन। तो ये 4 मार्क और इसका पार्ट बी, फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट।
जब ए नीचे आएगा तो बी ऊपर चला जाएगा बेटा जी। जब ए प्लेन तक नीचे चला आएगा तो उसका जो डिस्टेंस है वो 2.1 हमारे पास मीटर है। तो ये आपको पता है, जब ए नीचे आएगा, ये आपके पास ए इधर था, अगर ये ए है, ये ए नीचे आएगा तो यहाँ पर बी था, तो बी ऊपर चला जाएगा और बी ने 2.1 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे ए ने जो डिस्टेंस बताया हुआ है ए प्लेन से 1.2 मीटर है। जब ये ए प्लेन को टच करेगा बी ऊपर 1.2 मीटर तक ट्रैवल कर चुका होगा। ये वाली बात बस समझनी है यहाँ पर हमें। अब बी के लिए आपने गौर से देखना है। बी पे फार्मूला लगाओ कि दिस इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने ग्रेटेस्ट हाइट निकालनी है। u 0 है बेटा, तो दिस इज़ वी स्क्वायर प्लस 2a। a हमारे पास 3.33 या फ्रैक्शन में 10/3 भी लिख सकते हो, इंटू s हमारा 2.1 है। तो ये आप कैलकुलेटर से बेटा कैलकुलेशन करें तो आपके पास v जो आ जानी चाहिए 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये b की वेलोसिटी है जिससे वो ऊपर चला गया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये एक डिस्टेंस पे जाके रुक जाए। इसका जो डिस्टेंस है देखें, ये ए ग्राउंड पे आया, ये जितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, तो उसके अलावा यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्टेंस, ये आपके पास जो है ना यू कैन से कि ऊपर जाकर ना बी थोड़ी देर के लिए रुकेगा। तो अगेन फार्मूला लगा दो, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अभी भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर ये रुक जाएगा। u इसकी वही है जो भी हमने ऊपर निकाली है, √14 प्लस 2। ऊपर जाते वक्त g की वैल्यू 10 और डिस्टेंस का हमें पता कोई नहीं है, उसे हम x लगा देते हैं। तो यहाँ से बेटा अगर आप जो है ना x को सब्जेक्ट बनाओ तो ये 20x को इधर ले आओ इज इक्वल टू √14 और इसका जो है ना स्क्वायर से 14, ये स्क्वायर से उड़ जाएगा तो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 20 जो कि 0.7 मीटर तक डिस्टेंस आएगा। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू टोटल डिस्टेंस जो आपके पास 1.5 पहले था, बी ग्राउंड से ऊपर 2.1 पे वो था, और फिर जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हुआ वो 0.7 है। तो टोटल ऐड करो तो आपके पास आ जाना चाहिए 4.3 मीटर। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो कि उस बॉडी ने कवर किया। ए जब नीचे आएगा बी ऊपर चला जाएगा, तो बी का ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है। दानियाल कोई प्रॉब्लम? नहीं तो हैदर आप बैठे हो? हैदर ने दोबारा ज्वाइन नहीं किया। अच्छा देखो, हाँ जी सर, उधर ही समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। ओके, ये देखो बेटा 6 नंबर हैं। ये तो आप लोगों के 6 नंबर तो बेटा जी गिफ्ट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मैंने सिस्टम सिखाया हुआ है ये वाला सिस्टम आपने बना देना है। देखें ये यहाँ पर मेरा टारगेट है 42 से ऊपर 40 से ऊपर आप लोगों ने रहना है, इसलिए लास्ट वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। कल मैं फेब मार्च का एक मुश्किल वाला प्रैक्टिस कराऊंगा और परसों जिस तरह से भी आए तो इंशाल्लाह आई होप कि आप जो है ना उसको बेहतर तरीके से कर लोगे। एक हॉरिजेंटल फोर्स बेटा बनाया करें लेफ़्ट राइट पे, और वर्टिकल फोर्सेस के लिए अपवर्ड बनाया करें सिस्टम। ये बना दें। ये 6 नंबर आपके पास ये हो गए। वर्क एनर्जी के मार्क्स क्लियर आपके जो है ना काइनेमैटिक्स में भी नहीं काट सकते आप। मोमेंटम भी इजी मैनेजेबल है, तो भाई आप आसानी के साथ कर लोगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये 20 एंगल बना रहा है, तो 20 का जो होगा 20 cos 60 ये हॉरिजेंटल पे बनेगा। यहाँ पर 20 cos 60 लगाओ और यहाँ पे बेटा जी लिख दो दिस इज़ 20 cos 60 डिग्री। और यहाँ पे लेफ़्ट पे दो चीज़ें, 14 ऑलरेडी एक्ट कर रहा है तो 2 एरोज़ लगाओ। 14 इधर ऑलरेडी एक्ट कर रहा है तो इस 16 का कॉज वाला कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप लिख दो दिस इज़ 16 cos ऑफ 50 डिग्री। अब ऊपर देखो, ऊपर 60 ऑलरेडी एक्ट कर रहा है तो बस वही एक्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा इसके साथ। अब इधर नीचे 2 एक्ट कर रहे हैं, इसका साइन 20 वाला साइन और 16 वाला साइन। अब नीचे 2 चीज़ें एक्ट कर गई हैं इस दफ़ा। एक आपका है बेटा जी 20 साइन 60 डिग्री, ये भी नीचे, और 16 साइन 50 डिग्री ये नीचे। दिस इज़ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर तो समझ लो जो बच्चा यहाँ तक बता देगा उसके 6 में से 3 नंबर मिल गए।
अब उसने जो है ना पहले जी रिजल्टेंट फोर्स उसने हमसे पूछी हुई है। अब इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम नहीं है, रिमेंबर दिस। अब लेफ्ट राइट इक्वल नहीं करना, अप डाउन इक्वल नहीं करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सारे बच्चों के ठीक होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। वो कहते हैं हमेशा राइट लेफ्ट के इक्वल होगा। रानिया बेटा समझो, हमेशा अप डाउन के इक्वल नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये होगा कि ये जो लेफ्ट राइट है इनका डिफरेंस, आपके पास जो लेफ्ट राइट का जो डिफरेंस है वो आपने देखना है, और अप डाउन का डिफरेंस भी देखना है। देखें, अब आपने सबसे पहले यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स लिखनी है। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो पहले आपने ये वाले जो लेफ्ट वाले दो चीज़ें हैं इनको प्लस करो। जैसे वो टग ऑफ वार गेम नहीं होती, इधर ए इधर बी, इधर ना इधर या इधर कोई ना कोई ज़्यादा फोर्स होगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो बेटा जी 16 cos 50 डिग्री प्लस 14 माइनस सामने वाला जो 20 cos 60 है। अब या तो ये टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी, हमें इसका तो नहीं पता बेटा जी। अब ये सारा सिस्टम हमने यहाँ पर जो है ना ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना आपने ये कर देना है। ये वाला मैंने हॉरिजेंटल फोर्सेस का जो है ना ये डिफरेंस निकाल दिया जी। फिर इसी के अंदर माइनस ऊपर वाली फोर्स में से नीचे वाली दोनों फोर्सेस माइनस कर दो। अब यहाँ पर आप कहोगे जी 60, हमारे पास सिस्टम के अंदर जो दोनों रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल रहे हो उस ऊपर वाले 60 में से आपने नीचे वाला माइनस कर देना। सिस्टम अपवर्ड में से डाउनवर्ड माइनस करो, तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 16 sin 50 प्लस 20 sin 60। तो इसका डिफरेंस अलग से निकालो, इन दोनों का डिफरेंस अलग से निकालो, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा बेटा जी वो आएगा 14.2844 ब्ला ब्ला इस वाले का। और जो दूसरा होगा ये वाला सिस्टम, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 30 पॉइंट समथिंग। अब ये एक्चुअली दो हिस्से हैं, ये एक्स एक्सिस का डिफरेंस है और ये आपके पास वाई एक्सिस का डिफरेंस है। डायरेक्ट अगर मुश्किल लगे तो आप यूँ समझो, अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी हो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आसान तरीका एक और भी होता है, आप सबसे पहले जो है ना एफ एक्स निकाल लो, हॉरिजेंटल वाली फोर्सेस का डिफरेंस निकाल लो, मतलब इसको अलग अलग लिख दो। 16 cos 50 डिग्री प्लस 14 माइनस 20 cos 60 डिग्री। इधर से जो आंसर आया ना 14.28, ये एफ एक्स का है। आप ये वाला जो दूसरा मैंने निकाला है ये एफ एक्स का अलग निकाल लिया करो, ये एफ वाई का अलग है। तो आपने इनको अलग अलग दिखाना है कि आर एफ पहले एक्स एक्सिस का डिफरेंस, मतलब एक दफ़ा दिखाना चाहो दिखा दो। ये सारी की सारी चीज़ एक्स एक्सिस टू द लेफ्ट है, ये सारी की सारी चीज़ एक्स एक्सिस टू द राइट है, इनका डिफरेंस एक आंसर देगा। फिर अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड दूसरा आंसर देगा। अब एक्स एक्सिस के डिफरेंस को एफ एक्स बोलो और जो एफ वाई का डिफरेंस है उस एफ वाई को 30.4 निकालो। अब यहाँ पर आपने रिजल्टेंट निकालना है बेटा, तो रिजल्टेंट के लिए इधर ट्राइएंगल बनाओ। लुक, यहाँ पर ट्राइएंगल एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखो, एफ वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखो। हमें रिजल्टेंट चाहिए तो कौन सा फार्मूला लगा दूंगा, पैथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर जो आर होगा अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो बेटा जी इन दोनों का स्क्वायर लो, एफ एक्स का आंसर 14 है, दूसरे का 30, उन दोनों का स्क्वायर, उन दोनों का अंडर रूट, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगी 33.64 न्यूटन। दिस इज़ द वैल्यू फॉर द रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन भी बतानी है, दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स होता है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब एफ वाई की वैल्यू बेटा जी हमारे पास थी 30 पॉइंट समथिंग और ये 14, तो tan इनवर्स निकालो तो आपके पास जो थीटा आ रहा है वो है जी 64.8 डिग्री। दिस इज़ द डायरेक्शन
14 न्यूटन के ऊपर यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? जी बेटा, डायरेक्शन क्या होगी? अबव द 14 न्यूटन के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है ना ये उसका लिया है ना, यहाँ पर ये वाला ये नीचे एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके टू द लेफ्ट लिख दो या उसके ऊपर अबव लिख दो। 60 न्यूटन ये बड़ी फोर्स है, इसका डिफरेंस अलग। और फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़्यादा फोर्सेस थी। देखो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास 2 फोर्सेस का सम था, 16 cos 50 और 14, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इधर होगा। सही है। अब भी रानिया बेटा आप बताओ कौन बैठा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा ही है, बस एंड पे उसका मैग्नीट्यूड निकालना था। जी आपने पहले इसका हाँ उस इक्वल नहीं करना, इस दफ़ा आपने एफ एक्स निकालना होता है जब रिजल्टेंट फोर्स आती है। मतलब लेफ़्ट राइट का डिफरेंस निकाल लो आप, और फिर अपवर्ड डाउनवर्ड का डिफरेंस निकाल दो, तो यू विल बी गेटिंग योर एफ एक्स एंड एफ वाई। फिर उसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो। ये मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट के, क्योंकि हमेशा वो देता होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। आप लेफ़्ट को राइट के इक्वल करते हो, अप को डाउन के इक्वल करते हो, लेकिन अगर इस तरह से दे दे तो लेफ़्ट में से राइट को माइनस करना है, जो अप से डाउन माइनस करोगे वो 2 चीज़ें मिलेंगी आपको। सिंपल सा यूँ याद कर लो, एफ एक्स के लिए राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट माइनस कर देना, ये एफ एक्स मिलेगा। फिर एफ वाई के लिए अप वाली फोर्स से डाउन वाली फोर्स माइनस कर देना, आखिर में ट्राई एंगल बना देना। ट्राई एंगल में यहाँ पर एफ वाई लिख देना, यहाँ पर एफ एक्स, और ये रिजल्टेंट। पैथागोरस थ्योरम लगाकर रिजल्टेंट और tan थीटा लगाकर डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये लास्ट क्वेश्चन बेटा जी आपका, और इधर से जो है ना पहला क्वेश्चन मोमेंटम का आ गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस जैसा पहला क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया। पहले हमेशा इक्वल होता था, तो जब भी कोलिजन हो 2 मैसेज को आप दिखा दिया करो बेटा। पहला 5 kg का है, दूसरा जो मैस है बेटा जी वो आपके पास 3 kg है। अब ये टकरा गए तो आपके पास जो है ना बेटा जी ये 2 बॉडीज़ यहाँ पे आपके पास जो है ना ये बन जाएंगे। तो आप फार्मूला लगा दो, m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 5 kg है, उसकी स्पीड 8.5 है, तो 5 kg उसकी स्पीड 8.5, इन दोनों का निकालो। फिर जी दूसरा मैस आपके पास जो है ना बेटा जी वो 3 है, लेकिन दूसरा बॉडी रेस्ट में है तो वो 0 चला जाएगा। m2 मैस उसका 5 है, और वो उसके साथ विद क्वार्टर का मतलब है 1/4 b की स्पीड, तो इसको vb बोल दो। प्लस जो दूसरा है उसका मैस 3 है और उसकी स्पीड जो है ना वही रहेगी, तो 300। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप जो है ना 8 5 are 40, तो इसका मतलब है कि ये 42.5 इधर से निकलेगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5/4 प्लस एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 17/4 VB। तो हमें VB चाहिए, तो दैट इज़ इक्वल टू 42.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 17। तो आपको यहाँ पर जो वेलोसिटी बेटा मिल जाएगी दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। पार्ट 2 में आ जाओ जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है इनिशियल माइनस आपके पास फाइनल आपके पास हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख दो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिस्टम की। टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ m, मैस हमारे पास है 5, स्टार्ट की स्पीड है 8.5, इसका स्क्वायर, दूसरा रेस्ट में तो वो 0। तो राइट साइड के ऊपर जो बॉडीज़ हैं उनकी हाफ, राइट साइड पे जो मैस तो पहले का सेम और उसकी जो स्पीड थी वो 10/4 या 2 पॉइंट समथिंग थी, इसका स्क्वायर, प्लस जो दूसरा है 1/2, मैस उसका 3, स्पीड उसकी 10, उसका स्क्वायर। तो इन दोनों का बेटा जी आंसर निकालो। पहले का आंसर आपके पास ये कैलकुलेटर यूज़ करो तो आपके पास जो है ना ये आंसर है 180.625। राइट वाले की कैलकुलेशंस बेटा करो तो आपके पास वो आ जाएंगी 165.625। इन दोनों का डिफरेंस लो
तो जो लॉस होगा, लॉस एंड एनर्जी विल बी बड़ी वाली वैल्यू 180.625 माइनस आपके पास है जी 165.625, द डिफरेंस इज़ 15 जूल। तो 15 जूल का लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। तो दिस इज़ द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमारे पास बेटा जी